तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। बाकी वेलकम है आपका इस कर्नाटका ट्रैवल्स में। वैसे हमारा ओरिजिनल एम कारवा जाने का था, लेकिन समय अधिक होने के कारण हम एक दो जगह और भी घूम लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेट्स बिगिन। सो लॉन्ग ट्रैवल शॉर्ट, हम सुबह आधी अधूरी नींद लिए हुए 5 बजे बैठ जाते हैं देहरादून स्टेशन में, देहरादून जनशताब्दी ट्रेन में, जो हमें न्यू दिल्ली उतारती है। और वहाँ से हम केरला संपर्क क्रांति में बैठते हैं, जो हमें अगले दिन की शाम को मडगांव उतारती है। अब यहाँ से ओरिजिनल प्लान हमारा कारवार जाने का था, जो यहाँ से करीबन 1.5-2 घंटे दूर है। लेकिन चूंकि हम पे वैसे 2 दिन एक्स्ट्रा पड़ रहे थे, तो हमने सोचा कि बगल में जो पास में एक हम्पी रुइंस है, वहाँ घूम के आ जाते हैं। और जो दूसरा दिन है वो आपको आगे बताऊंगा उसका हम क्या करते हैं। वैसे ही मडगांव स्टेशन में ही जो लोग गोवा घूमने आते हैं वो मडगांव स्टेशन में ही उतरते हैं। और वैसे एक और स्टेशन है आगे पे, वास्को दा गामा रेलवे स्टेशन, लेकिन लोग जनरली मडगांव में उतरना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहीं से ट्रैवल और कन्वीनियंस ईजी पड़ता है गोवा घूमने के लिए। अब मडगांव से होसापीट जंक्शन, वैसे होसापीट जंक्शन अगर हम्पी घूमना है तो होसापीट जंक्शन उतरना होता है। अब मडगांव से यहाँ तक का रास्ता सिंपल 7-8 घंटे ही है, लेकिन हमें 2 ट्रेन बदलनी पड़ती है, मडगांव टू हुबली स्टेशन और हुबली से फिर होसापीट जंक्शन। पता नहीं डायरेक्ट ट्रेन थी ही नहीं इसके बीच में। अच्छा, तो हम तीसरे दिन की सुबह होसापीट जंक्शन पहुँच जाते हैं। नाश्ता नुश्ता करके हम KSRTC की लोकल रोडवेज बस में बैठ के निकल जाते हैं। अब जो यहाँ का रास्ता है, भले ये मेन रोड है, पर रोड की विड्थ देख के ऐसा लग रहा है जैसे गली की रोडें होंगी। चलो कोई नहीं। और करीबन आधे घंटे बाद ही हमें पथरीला, पठार और रॉकी लैंडस्केप दिखने लग जाता है। तो इससे हमें ये संकेत मिल जाता है कि हम हम्पी रूइंस में एंटर कर चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस शहर के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो 14 से लेकर 15वीं शताब्दी तक ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और इसी दौरान ये दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट और लार्जेस्ट सिटी बन गई थी बीजिंग के बाद। और यहाँ से पूरी दुनिया में ट्रेड होता था, मोस्टली स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, प्रेशियस स्टोन्स और डायमंड्स। और अगर डायमंड्स की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी तक भारत वॉज द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड इन दी होल्ड वर्ल्ड, जब तक कि ब्राज़ील और लेटर साउथ अफ्रीका में डायमंड्स की खदानों की खोज होने लग गई। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, तो इससे इस शहर की महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे हम्पी 1600 मंदिरों का समूह से बना हुआ है, जिसमें बहुत फेमस टेम्पल्स है, जैसे विजय विठला टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, और बहुत सारे पॉपुलर आर्किटेक्चर्स भी हैं, जैसे स्टोन कैरियट जो कि 50 रुपीज़ नोट के पीछे लगा हुआ है, म्यूजिकल पिलर्स, ऐसे खंभे जिनको दबाने से ध्वनियाँ निकलती है, फ्लोटिंग टेम्पल स्ट्रक्चर्स, ऐसे संरचनाएं जो ऐसा लगता है कि हवा में है, क्योंकि उनका निचले स्थल या ज़मीन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और इसका रामायण में भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रामायण जो किष्किंधा साम्राज्य था बाली और सुग्रीव का, वो प्रेजेंट डे हम्पी में ही इंस्टीट्यूटेड है। और विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो उसके सबसे शक्तिशाली राजा थे कृष्णदेव राय, जो कि एक एक्सीलेंट मिलिट्री कमांडर थे, रणनीतिकार थे, और इनके अंडर ही विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध राज्य के रूप में उभरा और लगभग पूरा दक्षिण भारत पर इनकी हुकूमत थी। और इनके दरबार में तेनालीरामम, जिनका असली नाम तेनाली रामकृष्ण था, वो भी प्रस्तुत थे, और जिनकी जुगलबंदी, चतुराई और व्यंग्यात्मक कहानियाँ हमने बचपन में बहुत सुनी हैं। और ऐसी कहानियों में कई बार लेखक क्या करते थे, जब उन पर कहानी कमी पड़ जाती थी, तो वो अकबर बीरबल की कहानियाँ और कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानियों में कैरेक्टर को एक्सचेंज कर लेते थे, बाकी प्लॉट सेम ही रखते थे। बाकी कृष्णदेव राय के दरबार में एक अष्टदिग्गज नामक उन्होंने एक पोएट और स्कॉलर की टैलेंटेड समूह की स्थापना करी, जिसमें तेनालीरामम भी एक मेंबर थे। और ये अष्टदिग्गज का जो समूह था वो बहुत सिमिलर था अकबर के नवरत्न, जिसमें राजा बीरबल, राजा तोदरमल, तानसेन भी थे, और छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान, जिसमें अमात्य, सचिव, न्यायाधीश और द फेमस पेशवा
जो आगे चल के द डिफेक्टिव रूलर्स ऑफ मराठा बने, तो इनके ही सिमिलर था वो ग्रुप। अब जिसे बोलते हैं कि हर सूर्योदय का एक सूर्यास्त होता है, तो वैसे ही हम्पी का भी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं था। तो हुआ क्या, अपने समृद्धि की चरम सीमा में पहुंचने के बाद 1565 में तलीकोट का युद्ध हुआ, जिसमें पड़ोसी डेक्कन सल्तनत ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस समय विजयनगर की नेतृत्व कर रहे थे अलिया रामा राय, और शुरुआत में ये जीत भी रहे थे, लेकिन बीच युद्ध में गिलानी ब्रदर्स, जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंडर लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी सेना छोड़ के दुश्मन सेना में मिल गए, और इसी के फलस्वरूप अलिया रामा के युद्ध में हार और मृत्यु हो जाती है। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, और साथ ही साथ जो ये सल्तनत वाले थे, ये विजयनगर और हम्पी में बहुत लूट मचाते हैं। जो लोकल लोग थे वो हम्पी छोड़ के चले जाते हैं, और सल्तनत वाले हम्पी में बहुत तहस नहस और नुकसान और तोड़ फोड़ मचाते हैं। तो जो एक समय में इतना अमीर शहरों में से एक हुआ करता था, वो हम्पी अब सिर्फ हम्पी रूइंस बन चुका है, और काफ़ी हद तक यहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। वैसे कई सारे मंदिर और आर्किटेक्चर हैं जो अभी भी जिंदा है, लेकिन वही एट द सेम टाइम कई सारे स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉयड और खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इसलिए हम्पी को अब हम्पी रूइंस कहा जाता है। तो बस स्टैंड से उतर के हम्पी रूइंस में एंटर करते ही पहले लेफ्ट हैंड में पड़ता है द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल, और ये यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, और ये हम्पी के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी इसने सर्वाइव कर दिया था। अगर हम विरूपाक्षा शब्द को देखें तो ये दो शब्दों से बना है, विरूपा और अक्ष। विरूपा मतलब असामान्य और अक्ष मतलब आँख, तो जिनकी असामान्य नेत्र हैं यानी कि शिव जी, तो ये मंदिर शिव जी को डिवोटेड है। वैसे जो ये हम्पी शहर है, इसका बहुत पहले नाम पंपा क्षेत्र हुआ करता था, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे पंपा देवी, जिनको पार्वती जी का स्वरूप माना जाता है, उन्होंने तुंगभद्रा नदी, जो कि हम्पी शहर के नॉर्थ उत्तर दिशा में फ्लो करती है, उन्होंने इस तुंगभद्रा नदी के तट पे तपस्या की थी और शिव जी को प्रसन्न किया था, और शिव जी ने विरूपाक्षा स्वरूप में आके इनसे शादी करी थी, और इसके बाद से शिव जी को पंपापति यानी कि हस्बैंड ऑफ पंपा कहा गया, और यही विवाह को हर साल विरूपाक्षा पंपा कल्याणम के नाम से हर साल मनाया जाता है। विरूपाक्षा मंदिर के उत्तर दिशा में यह सरोवर है जिसे मनमठ कुंड कहा जाता है, और एक समय में लोग यहाँ पे स्नान करके ही मंदिर के दर्शन करते थे। तो अब विरूपाक्षा मंदिर के दर्शन करके हम पूर्व की दिशा में निकल जाते हैं, और जिस पॉइंट से हमने स्टार्टिंग में लेफ्ट टर्न लिया था, अब हम वहाँ से राइट टर्न लेंगे। वैसे हम्पी की बात की जाए तो करीबन 30 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और जो यहाँ की चीज़ें हैं, मतलब जो मंदिर हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो रिमेन्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो हमें चलना बहुत पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहो तो स्कूटी या बाइक रेंट में कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें बहुत दूर है तो आसानी हो सकती है। लेकिन हम इसलिए पैदल चल रहे थे क्योंकि हम पे टाइम पूरा दिन पड़ा हुआ था एक तो, और जो दूसरा जो मेन रीज़न है वो यहाँ का लैंडस्केप है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही सुंदर है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेनाइट के चट्टानें रखी हुई हैं, और दूर दूर तक छोटे छोटे पठार और पहाड़ दिख रहे हैं, और यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं ग्रासलैंड्स व्यू भी है, और आसमान इतना साफ और नीला दिख रहा है, और बगल में तुंगभद्रा नदी बह रही है। तो जो पूरा लैंडस्केप है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम मनोरम और सुंदर दिख रहा है। और ये जैसे हम बचपन में नहीं देते थे विंडोज़ के वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर में, ऐसे ही जो लैंडस्केप आते थे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तो जितना भी हम भले हमें चलने के लिए बहुत है, लेकिन चलते वक्त एक बार भी बोरियत नहीं आ रही है। हाँ, बस थोड़ा सा सूर्यदेव के प्रभाव से थोड़ी थकान लग रही है, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलने में मज़ा बहुत है, और इतना सुंदर दृश्य है जो आप देख सकते हो। थोड़ा सा आगे चल के ही कुंडना रामा मंदिर पड़ता है, और यहीं पे लक्ष्मण जी ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया था। और राम जी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय राम वनवास में थे, और वनवास के दौरान किसी भी शहर में प्रवेश करना उनके लिए वर्जित था, इसलिए लक्ष्मण जाके सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं इसे कहते हैं सुग्रीव की गुफा, और ये ऋषिया मुख हिल्स के बेस में पड़ता है, और ये वही जगह है जहाँ पे सुग्रीव बाली से छुपकर रहा करते थे। और इसी जगह पे हनुमान जी और राम का भेंट होती है पहली बार, जब सुग्रीव हनुमान जी को साधु का भेष धारण करके इनसे मिलने के लिए कहते हैं।
सूरी गुफा में और उसके प्रवेश द्वार के सामने ये जो सफ़ेद निशान आप देख सकते हैं, अगर वीडियो में अच्छे से आ रहा है तो ऐसा माना जाता है कि सीता जी के साड़ी के किनारे के निशान हैं जो तब पड़े थे जब रावण ने सीता हरण किया था। तो ऐसा भी माना जाता है कि यहीं पे ही सीता जी ने अपने ऑर्नामेंट्स और गहने फेंके थे एज अ क्ल्यू राम जी को देने के लिए, और यहीं पर ही सुग्रीव वालों को वो गहने मिले थे और उन्होंने बाद में राम जी को दिखाए थे। और बात की जाए कि सुग्रीव बाली से छुपकर या ऋषियामुख पर्वत में क्यों रहता था, तो वो इसलिए रहता था क्योंकि बाली को एक ऋषि का श्राप था और वो श्राप के कारण यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। तो हुआ क्या था, एक बार बाली ने दुंदुभी राक्षस का वध करके उसे दूर फेंक दिया था और वो मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। और ये देख के मतंग ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में बाली को श्राप दिया कि वो जिस दिन ऋषियामुख पर्वत में पैर रखेगा उस दिन उनका सर भ्रष्ट होकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण से सुग्रीव यहाँ पे रहा करते थे हनुमान जी और के साथ। लक्ष्मण तीनों मूर्ति है वनवास में यहाँ पे आया था ना, तभी ये देखो राम और लक्ष्मण जी का पाद है। ये पूरा गुफा है ना सुग्रीव का गुफा। यहाँ पे सीता माता का आभूषण राम को सुग्रीव ने दिखाया ये जगह पे। ठीक है। चलते चलते हमें यहाँ पे बहुत प्राचीन वाइब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी पौराणिक या पुरानी सिविलाइजेशन में पहुँच चुके हैं, जैसे हड़प्पा या मोहनजोदारो, क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है, जो कंट्री साइड फील दे रहा है, और जो यहाँ का येलोइशनेस है, जो रॉक्स हैं, ग्रेनाइट के पठार हैं, ये एक ऐसा फील दे रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में आ चुके हैं। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है और एक बहुत ज़्यादा एंशंट वाइब भी दे रहा है। विजय विठला टेम्पल जाते वक्त रास्ते में राजतोला पड़ता है और ये एक तरीके से तराजू का फलक्रम पॉइंट है, और इसी में बैठ के राजशाही लोग तुलादान क्या करते थे। तुलादान का अर्थ है ये लोग अपने वजन के हिसाब से सोना, चांदी एक्सेट्रा भेंट क्या करते थे। और आगे चल के हमें इस स्थान की सबसे मशहूर जगह विजय विठला टेम्पल में के एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं, और इसे मेनली कृष्णदेव राय ने अपने कार्यकाल में बनाया था। और यहाँ पे विष्णु जी के विठल स्वरूप में पूजा की जाती है। यहीं पर ही 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं जिनको बजाने से एक ध्वनि निकलती है, और अंग्रेज़ों ने इसके यहाँ के कुछ पिलर्स को काटे भी थे, लेकिन उनको अंदर सिर्फ सॉलिड ग्रेनाइट ही मिला। आज इनको छूना प्रतिबंधित है, इनको नहीं छू सकते। मंदिर के सामने ही द फेमस स्टोन कैरियट है। वैसे ये स्टोन कैरियट असल में रथ नहीं है, इसको बस एक रथ की आकृति दी गई है। ये असल में एक पथरीला तीर्थ है जो कि गरुड़ भगवान, जो कि विष्णु जी के वाहन हैं, उनको समर्पित है। और इसी स्टोन कैरियट के आसपास आपको 50 रुपए के नोट लिए हुए लोग मिल जाएंगे जो यहाँ पे वीडियो बना रहे होंगे। पूरे हम्पी में हमें एक दो लोग ही मिल रहे थे, यहीं पर ही हमें जाके 5-10 लोग मिलने शुरू हुए। तो जब यहाँ पे लोग वीडियो बना ही रहे हैं तो हम भी थोड़ी सी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। यहाँ पे विजय विठला मंदिर के सामने एक इलेक्ट्रिक कैब सर्विस चलती है जो मोस्टली इस मंदिर और पार्किंग के बीच में चलती है, बाकी जगह नहीं। स्टोन कैरेट से घूम के हम राउंड ट्रिप में वापस आ जाते हैं श्री अच्युतार्य स्वामी टेम्पल के सामने। और जब ये रनवे देख रहे हैं, यहाँ पे एक समय बहुत ज़्यादा बड़ा बाजार लगा करता था, लेकिन भले ही आज इस घाटी में सन्नाटा है अभी, लेकिन इमेजिन कीजिए 500 वर्ष पहले यहाँ पे लोगों की भीड़, व्यापारियों की चहल पहल, संगीतकारों की मधुर ध्वनि से यह जगह हरा भरा रहा करता होगा। लेकिन तलीकोट के युद्ध के बाद इसे भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची, जिससे ये उभर नहीं पाया। और विजय विठल मंदिर के साथ ही साथ ये भी एक प्राचीन स्मारक के रूप में ही रह गया है। जो विरूपाक्षा टेम्पल है वहाँ पे आज भी पूजा की जाती है, लेकिन इन मंदिरों में अब पूजा नहीं की जाती, ये सिर्फ प्राचीन स्मारक के रूप में रह चुके हैं।
अब यहाँ की इंग्रेविंग्स और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो पिलर इंग्रेविंग्स है ये बहुत ज़्यादा सुंदर और लार्जर देन लाइफ लगते हैं, और जो मंदिर की संरचना और डिज़ाइन है वो बहुत अद्भुत है। मतलब पत्थर में घिस घिस के ये डिज़ाइन बनाए गए हैं, तो एकदम पूरा पौराणिक फील देते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो जगह है, ये मंदिर है। श्री अच्युतार्य स्वामी मंदिर से वापसी आते वक्त थोड़ा जंगली रास्ते से होते हुए हम पहुंच जाते हैं विरूपाक्षा मंदिर से 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, जहां पे नंदी का एक शिला मूर्ति रखी गई है। एक शिला का अर्थ है ये एक ही पत्थर से बनाई गई है, और ये नंदी बहुत ही ज़्यादा भव्य और बहुत ही ज़्यादा विशाल दिख रही है, क्योंकि ये हम्पी में सबसे बड़ी नंदी मूर्ति है। और विरूपाक्षा मंदिर और जो नंदी जी का जो मूर्ति है, इनके बीच में जो 1 किलोमीटर का मार्ग है, यहाँ पे एक ज़माने में दक्षिणी भारत का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट मार्केट लगा करता था, और यह मार्केट विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक था। 15 से 16 शताब्दी के दौरान यहाँ पे जो बाज़ार लगता था वो बहुत ही बिजी कमर्शियल मार्ग हुआ करता था, और यहाँ पे सोना चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र, मसाले इत्यादि सारे बेचे जाते थे, और यहाँ पे पूरी दुनिया से ट्रेडर्स ट्रेड करने आया करते थे। तो इस हम्पी भ्रमण को संक्षेप में बोला जाए तो हम बस स्टैंड से हमने स्टार्ट किया, वहाँ से लेफ़्ट लेके हम विरूपाक्षा मंदिर से होते हुए तुंगभद्रा नदी को देखते हुए वापस ईस्ट की तरफ श्री कोदंडा राम मंदिर से होते हुए सूरी गुफा गए। वहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ श्री विजय विठल टेम्पल से घूम के राउंड ट्रिप में साउथ वेस्ट आते हुए श्री अच्युतार्य स्वामी टेम्पल से होते हुए नंदी मूर्ति और द ऐतिहासिक बाज़ार मार्ग से बस स्टैंड पहुँचे, जहाँ से हमने होसापीट जंक्शन की बस पकड़ी। तो जब तक हमारा घूमना ख़त्म होता है तो बस स्टैंड पहुँच के क्योंकि हम थक चुके थे और भूख भी लगी थी, इसलिए हम कुछ स्नैक्स लेते हैं, जिसमें यहाँ पे एक कच्चा पक्का आम का एक चटपटा स्नैक्स मिल रहा था, जो कि बहुत ही मसालेदार और टेस्टी हो रहा था। और यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे छोटे केले देखे, जो पूरे हाथ की से भी छोटे थे। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बहुत अच्छे और स्वीट लगे, क्योंकि इनसे हम जब कुछ भी खरीद रहे थे तो ये ज़्यादा ही दे रहे थे, जबकि हम मना कर रहे थे। जैसे हमने इनसे 1 किलो केला मांगा लगभग, तो इन्होंने 2 किलो केले दे दिए, और जबकि हम मना कर रहे थे और हमें चाहिए भी नहीं थे। और इनसे कुछ भी पूछो यहाँ पे, हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे थे तो बहुत अच्छे से और प्यार से और गाइड कर रहे थे अच्छे से। और कुछ बात रह गई थी बताने को, जैसे हम्पी के नॉर्थ साइड में अंजनंदरी पहाड़ है, जिसे हनुमान जी की जन्मभूमि माना जाता है, और यहीं पास में एक पंपा सरोवर भी है, जहाँ पे राम शबरी का मिलन हुआ था। और होपफुली मैंने कुछ मिस नहीं किया हो। तो अब हम ट्रिप के एंड तक पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से कारवार के लिए निकलेंगे, जो कि मेन पार्ट था हमारी ट्रिप का। बाकी मैं कारवार के बारे में एक ही बात बोलूँगा, अगर गोवा जैसा एक्सपीरियंस चाहिए लेकिन लेस क्राउड और साफ बीच चाहिए तो कारवार आ जाओ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप एंजॉइंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।